नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण निवेशक सम्मेलन छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित की। इस प्रमुख आयोजन में स्टील उद्योग, पर्यटन क्षेत्र और निवेश जगत के कई प्रतिष्ठित उद्योगपति और कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हुए। हम 17% स्टील का उत्पादन करने वाले राज्य ऑलरेडी हैं और अगर हम स्टील का उत्पादन कर रहे हैं यानी स्टील का जो एक मैच्योर इकोसिस्टम है, मेटलर्जिकल इकोसिस्टम, वो आपके पास ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास पावर, लेबर और वाटर, जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ 26,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ देश का एकमात्र सरप्लस पावर वाला राज्य जो अन्य राज्यों को भी बिजली देता है और जिसका पावर टैरिफ राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरा, अगर हम पावर टैरिफ के बारे में बात करें, रेट की बात करें, तो मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स देने वाला ये राज्य है। पानी हमारे पास उपलब्ध है, स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध है, लगभग 2.5 लाख लोग ऑलरेडी स्टील के इकोसिस्टम में एम्प्लॉयड हैं, यानी नए सिरे से स्किलिंग करने की जरूरत नहीं है। 5 रिवर बेसिन्स होने की वजह से और अच्छा रेनफॉल होने की वजह से पानी की उपलब्धता का कोई संकट नहीं है। अगर हम स्टील के क्लस्टर्स की बात करें तो तीनों तरह के क्लस्टर्स, चाहे वो इनपुट लिंक क्लस्टर्स हो, चाहे वो मेटल डाउनस्ट्रीम के क्लस्टर्स हो और चाहे वो रर्बन क्लस्टर्स फॉर एमएसएमई हो, छत्तीसगढ़ में सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, मैन पावर और अंततः ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मैकेनिज्म्स। तो छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यथार्थ है, रियलिटी है और हम ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है, ये सिंगल विंडो सिस्टम थियरी में नहीं है, ये एक्चुअली काम करता है। और उसका उदाहरण यह है कि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे हमारे निवेश जो पिछले 1 साल के अंदर शुरू हुए बातचीत से, वो आज 30% से ज्यादा ग्राउंडिंग कर चुके हैं क्योंकि परमिशंस हमारी एक जगह पर दी जाती हैं। हमारा रेगुलेटरी लैंडस्केप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में दूसरा कदम है। चाहे आप लेबर के मामले में देख लें, 24/7 उपलब्ध है, चाहे आप बिल्डिंग के मामले में एफआईआर देख लें और चाहे आप छत्तीसगढ़ का जन विश्वास एक्ट देख लें जो डीक्रिमिनलाइज करता है और चाहे आप बिजनेस रिफॉर्म्स के एक्शन प्लान में देख लें। भारत सरकार के डीपीआईआईटी के मापदंडों में भी हमारा राज्य काफी अच्छी श्रेणी में है और हाल ही में हमें उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। आशा यह है कि छत्तीसगढ़ में स्टेनलेस स्टील से स्पेशलिटी स्टील की तरफ जाना एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, उस क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी नहीं है बल्कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। और छत्तीसगढ़ की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, वो हमारा कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट में हमने स्टेनलेस स्टील सेक्टर, स्पेशलिटी सेक्टर, स्टील सेक्टर, मेडटेक सेक्टर, इनको अपना ट्रस्ट सेक्टर बनाया है। ट्रस्ट सेक्टर का मतलब है कि हम इनमें इंसेंटिव्स के हिसाब से, फैसिलिटेशन के हिसाब से बहुत अधिक मदद करने की इच्छा रखते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि ईज ऑफ इन्वेस्टिंग मस्ट मैच ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग और ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग के लिए ये पॉलिसी और ये इंसेंटिव्स आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हम इंसेंटिव्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्पेशलिटी सेक्टर में हम 30% इंसेंटिव देते हैं और हमारा राज्य एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंसेंटिव्स को इन्वेस्टमेंट से लिंक करता है। इसलिए आप अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है लेकिन आप रोजगार ज्यादा सृजित कर पाते हैं तो उसके हिसाब से आपको बूस्टर मिलता जाता है और आप देख सकते हैं कि जहां पर आप उद्योग स्थापित करते हैं उसके हिसाब से आपके ये फिस्कल इंसेंटिव्स 45% तक यानी 225 करोड़ तक भी जा सकते हैं। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि 1000 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट या 1000 एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा वाले इन्वेस्टमेंट को हम कस्टमाइज्ड पैकेज, bespoke पैकेज भी देते हैं।
दूसरे इंसेंटिव जिसमें आप देख सकते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन है, लैंड रिलेटेड इंसेंटिव्स हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंसेंटिव्स। हम ईपीएफ का 75% रीइंबर्स करते हैं। हम ट्रेनिंग के लिए 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति अगले 5 साल तक एक कैप के साथ उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप छत्तीसगढ़ के लोगों को जब रोजगार दें तो आपको जो शुरू में उन्हें स्किल करने का बर्डन आता है उसको हम शेयर कर सकें। और इसके साथ हम दूसरी सब्सिडीज जो एक उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक तौर पर लगती हैं वो भी उपलब्ध कराते हैं। अगर हम इसको रफली कैलकुलेट करें कि अगर आपने 100 करोड़ का, 250 करोड़ का या 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो किस तरह से ओवरऑल सब्सिडीज के साथ आपको दिखेंगे, तो मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ये सिर्फ एक सैंपल कैलकुलेशन है और ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये छत्तीसगढ़ शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है उसका प्रमाण है कि हम आपको इस हॉल में क्या इंसेंटिव देंगे। ये आपको साफ इन्वेस्टमेंट में 35% से लेकर 52% तक का फिस्कल इंसेंटिव, अगले 6 लेकर 52% तक का फिस्कल इंसेंटिव अगले 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए देता है और वो रोजगार पर डिपेंडेंट है। जिस तरह से हमने स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में बात की थी उसी तरह से हम मेडटेक सेक्टर में सारे इंसेंटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वो सारे हम देते हैं। और जो सबसे खास बात है आपके सेक्टर में क्लिनिकल ट्रायल्स, R&D और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी हमने इंसेंटिव्स रखे हैं और ये एक डिफरेंशिएटर है छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम यहां पर अंत में ये बताना चाहते हैं कि हमारा इरादा सिर्फ अप्रूवल को एक प्रक्रिया नहीं है, हमारा इरादा अप्रूवल के बारे में एक टाइम बाउंड प्रॉमिस है। हम अंत में इस बात के साथ आज का यह कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में खत्म करना चाहूंगी कि आज भारत स्पेशलिटी स्टील के लिए दुनिया पर निर्भर है, लेकिन हम सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ को स्पेशलिटी स्टील का हब बनाकर कल भारत को स्पेशलिटी स्टील की दुनिया की जरूरत बना सकते हैं। और उसके लिए अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ आपका स्पीड एडवांटेज है। अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ आपका कॉस्ट एडवांटेज है। और अगर आप ग्रीन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ आपका लॉजिस्टिक्स एडवांटेज है। और अगर आप ग्लोबल स्केल पर जाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ आपका एनर्जी एडवांटेज है। आप सबको एक तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां छत्तीसगढ़ सरकार नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण निवेशक का सम्मेलन छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित हुई और ऐसे में इस प्रमुख आयोजन में स्टील उद्योग और पर्यटन क्षेत्र और निवेश जगत के कई प्रतिष्ठित उद्योगपति और कंपनियों ने इसमें अपनी जगह है, पर देश के लिए भी जो है एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए एक रणनीतिक अवसर है। इस बात को उन्होंने जैसे आबादी से कहा और ये बात खास करके मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत सटीक उतरती है। आप सब लोग व्यक्तिगत अनुभव से आपको सबको याद होगा कि आज से 5 वर्ष पहले जब कोविड महामारी आई थी तो यह देश दुनिया के बहुत सारे देशों की तरह जो है कहीं पे भी नहीं था मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में। उस समय हमारे देश में जो हमारी आवश्यकता थी उसका 10% उत्पादन होता था और 9 महीने के भीतर हमने वेंटिलेटर बनाया, हमने डायग्नोस्टिक किट्स बनाए, हमने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाया और 5 साल की अवधि में आज हालत यह है कि 1/3 देश का उत्पादन जो है देश के भीतर हो रहा है। और मेडिकल डिवाइस में आपको आश्चर्य होगा जिन लोगों को ना मालूम हो इस बारे में कि भारत आज 187 देशों को 187 कंट्रीज को सर मेडिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये मात्र 5 वर्ष की उपलब्धि है और इस बात को रेखांकित करती है कि न केवल हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि हम
दुनिया की सप्लाई लाइंस में जो है, सप्लाई लाइंस में, वैल्यू चेन में सेंट्रल प्लेस एक्वायर कर रहे हैं, जैसा हम फार्मास्यूटिकल में ऑलरेडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल में तो हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत को सालों से जाना जाता है और वहां हमारी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन मेडिकल डिवाइस में भी यही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है। और अगर हम आगे चल के देखें तो जो रितु सेन जी ने जो बात कही कि दुनिया की 6वीं आबादी जो है, हर 6वां इंसान इस देश में है, और मेडिकल डिवाइस और फार्मा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी की मांग, जिसकी एग्रीगेट डिमांड केवल आबादी से जुड़ी हुई है और किसी चीज से नहीं। लोग ये कहेंगे कि हाउसिंग की डिमांड और फूड की डिमांड भी जो है सीधे सीधे आबादी से जुड़ी है, लेकिन हाउसिंग और फूड में एनवायरमेंटल और कल्चरल अंतर होते हैं। दवाओं में और मेडिकल डिवाइस में कोई ऐसा अंतर नहीं होता, और इसकी डिमांड केवल परचेजिंग पावर से जुड़ी हुई है। जैसे भारत विकसित भारत बनेगा, और इसमें कोई शंका नहीं है, हम ऑलरेडी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3 वर्ष में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, और 2047 से भी बहुत पहले हम जो है औसत दर में हमारी परचेजिंग पावर भारत की जो है दुनिया की औसत परचेजिंग पावर के बराबर आ जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो ऐसी दशा में ये बात तो निश्चित है कि एग्रीगेट डिमांड मेडिकल डिवाइसेस की 6वां हिस्सा इस देश से बहुत शीघ्र आने वाला है, आज भले ही वो 2.25% हो। तो एग्रीगेट डिमांड उद्योग में और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है। सवाल हमारे लिए, इस देश के लिए स्ट्रैटेजिक खाली इतना है कि इस बड़े मांग में हम कितना बड़ा अंश जो है इंडिजनाइज कर पाए, भारत में ही बना पाए। और ये जो है हमारे जो देश में मौजूद जो हमारे ऑलरेडी अच्छे उद्योग हैं और जो आज यहां प्रतिनिधि भी हैं, और इसके अलावा इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इसी बात से हम दूसरी ओर जाएं तो आपने सबने मालूम है कि स्टील की दुनिया में एक जमाने में सारा स्टील विदेशों में बनता था, पश्चिम में बनता था, और आज से दशकों पूर्व वहां पे अनवायबल हो गया, और आज सारा का सारा स्टील जो है मोटे तौर पे एशिया में बनता है, इंडिया में बनता है, चाइना, कोरिया, जापान, कुछ चंद देशों में स्टील बनता है। तो वायबिलिटी तो मैन्युफैक्चरिंग की केवल इसी देश में है, और इस देश में खास करके छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में है, जो कि देश का सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर है उड़ीसा के बाद, दोनों ही एक ही क्षेत्र के आसपास हैं। और छत्तीसगढ़ के कई सारे एडवांटेजेस जो विशेष तौर पे हैं वो ऑलरेडी रेखांकित किए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब स्टील हमें प्रोडक्शन में इतना एडवांटेज मिलता है, तो ये स्टील का केवल ऐसा क्षेत्र अब जो है विदेश में रह गया है जिसका कि जो निश मार्केट है, जो छोटा मार्केट है। बड़े मार्केट की वायबिलिटी तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, छोटा मार्केट जो आज का स्पेशलिटी अलॉय का विषय है ये अभी नहीं शिफ्ट हुआ है। लेकिन 1 मिनट की भी बिजनेस स्ट्रैटेजी सोच इस बात को स्पष्ट कर देती है कि ये भी अंततः यहीं पे इन्हीं देशों में आना है, भारत में, जापान में, चीन में, कोरिया में, और ऐसे जो चुनिंदा देश हैं जहां की ऑलरेडी स्टील का प्रोडक्शन इकोसिस्टम है, इंडस्ट्री है, इन्हीं देशों में अंततः यह आना है। सवाल ये है कि भारत उसमें आगे रहेगा या पीछे रहेगा। तो इसके लिए ये आज की जो बैठक है वो अत्यंत उपयोगी है। मांग के आधार पर देखें तो क्योंकि मेडिकल डिवाइस के प्रोडक्ट्स जो हैं वॉल्यूम के टर्म्स में इतने बड़े नहीं होते, लेकिन मेडिकल डिवाइस आज भी $4 बिलियन का हमारा वो है मार्केट है, और उसमें से $1 बिलियन जो है करीब स्टील से जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, खास करके जो सर्जिकल्स होता है और इम्प्लांट्स होता है। आपके नी इम्प्लांट्स बनते हैं, आपके हिप इम्प्लांट्स बनते हैं, डेंटल होते हैं, 10 तरीके की चीजें होती हैं, स्यूचर्स, नीडल्स, डिस्पोजेबल्स, बहुत सारी चीजों में स्टील लगता है। ये पूरा का पूरा जो है इस देश में है और इसकी तेजी से बढ़ने की गुंजाइश है। जैसे मैं हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ मेडिकल डिवाइसेज है, मैं भी इनसे पूछ रहा था, प्रवीण मित्तल जी मौजूद हैं, मैंने कहा 5 साल में हमारा क्या आकलन है, तो ये $1 बिलियन करीब $2.5 बिलियन इनको लगता है कि निश्चित तौर पे हो जाएगा। जो इंडस्ट्री मेजर्स आपसे Q&A सेशन में भी 5-6 जो वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको प्रत्येक जो है 100 से अधिक देशों को इस समय एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। तो इसकी मेन ड्राइवर ये एक्सपोर्ट लेड सेक्टर होने वाला है, खाली डोमेस्टिक मार्केट का सब्स्टिट्यूशन का विषय नहीं है, एक्सपोर्ट लेड सेक्टर होने वाला है। मेडिकल डिवाइस में जो स्टील लगता है वो बेसिकली उसकी क्या क्वालिटी है। एक तो आप शरीर में डालते हैं तो आपको बायोकम्पेटेबिलिटी चाहिए, उसमें रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें कार्बन बहुत कम होगा, उसमें उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगी, डक्टिलिटी बहुत अधिक होगी, ये इसके कुछ और रेजिलियंस होगा, करोजन नहीं होगा, और लो वेट पे बड़ी हाई स्ट्रेंथ आ जाए, ये सारी इसकी क्वालिटीज हैं। ये क्वालिटीज न केवल मेडिकल डिवाइस में नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहते हैं बहुत लोड रहे, कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं किसी भी करोजिव एनवायरनमेंट में वो बना रहे। तो आप ऑटोमोबाइल में जाएं तो ऑटोमोबाइल में भी बहुत जरूरी है, आप एविएशन में जाएं चाहे वो डिफेंस साइड हो,
जिसमें देश में कुछ उत्पादन होता भी है, वहां भी बहुत जरूरी है। और ऐसे ही जो है आप इसके शिपिंग वगैरह में भी इसकी संभावनाएं हैं, तो डिफेंस वगैरह इन सभी में इसकी संभावनाएं हैं। अगर हम खाली देश की आज की मांग देखें तो शायद इसकी वायबिलिटी ना दिखे, लेकिन अगर विभिन्न सेक्टरों में और एक्सपोर्ट्स की मांग को साथ में देखते हुए देखें तो निश्चित तौर पे इसकी वायबिलिटी निकलती है। और इसीलिए सभी सेक्टर की मांग को देखते हुए और स्टील को एज अ सप्लाई इंडस्ट्री अपस्ट्रीम देखते हुए अगर इसमें आज की चर्चा से हम आगे इसमें रास्ता देखें तो हमें निश्चित तौर पे इस पर कुछ रास्ता मिलेगा। एक बात इसमें और ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आज की तारीख में इस देश में नहीं है, तो या तो हमें कोई स्पेशलिटी अलॉयज का फॉरेन पार्टनर जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उनको ढूंढना पड़ेगा, या फिर हमारी शायद जो डिफेंस के अंदर में जो मिधानी है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके, तो टेक्नोलॉजी का रास्ता हमें वहां से देखना पड़ेगा। अगर ये सब छत्तीसगढ़ करता है तो एक तो छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योग को लाभ होगा, और दूसरी ओर अगर साथ में जैसा ये कहा गया कि मेडिकल टेक्नोलॉजी एक प्रायोरिटी सेक्टर है राज्य में, तो उसके लिए शेष भी मेडिकल डिवाइस पार्क इत्यादि अगर वहां पे उपयुक्त इकोसिस्टम बनता है तो इस इंडस्ट्री का भी, जैसा मैंने कहा कि करीब चौथाई हिस्सा स्टील से जुड़ा हुआ है, तो आने वाले दशक। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। जो हमारा मंत्रालय है, फार्मास्यूटिकल विभाग है, ये पूरी राज्य की मदद कर सकता है।